हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 8 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज इस लेक्चर में ये चैप्टर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम लोगों का बचेगा एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल को पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि इस सेशन के जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले थे उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया कोरोना महामारी की वजह से। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे सोचने लगे हैं कि पता नहीं पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होगा, क्या नेक्स्ट ईयर भी बच्चे प्रमोट होंगे। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जिनके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 12th में प्रमोट होना या 12th पास होना कैरियर की शुरुआत नहीं होती है। कैरियर नहीं आपका बन गया है। कैरियर को बनने के लिए आगे 12th के आगे भी कई एक परीक्षाएं पास करनी होती हैं। तो कई एक परीक्षाएं पास तभी आप कर पाएंगे जब 11th 12th का आप लोगों को जानकारी होगी। तो प्रमोट होना या नेक्स्ट ईयर होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बिना पढ़े हम इतना जानते हैं कि बिना पढ़े आगे की परीक्षाओं को पास करना आपके लिए मुश्किल है। तो इसलिए हम सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा जिनके मन में इस तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं वो इन प्रश्नों को दूर करके अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं उनको अच्छी तरीके से कमांड करना शुरू कर दो, अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना शुरू कर दो, ताकि आप लोग जो 12th के बाद में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें अच्छे नंबरों के साथ, आप अच्छी रैंक के साथ आप अपना सफल हो सकें। तो इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो इसलिए ये चीज़ मुझे बोलनी पड़ी है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आज हम लोग पोटेंशियोमीटर को पढ़ने वाले हैं और पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। पोटेंशियोमीटर ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है। बाकी के जितने भी टॉपिक हैं तो वो कंटिन्यूअस हमने आपको कंप्लीट कराए हैं और उनके लिए लेक्चर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर 8 में पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। और अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर दें, ये कह दें कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये भी कह सकते हैं कि सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पोटेंशियोमीटर ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। ईएमएफ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आप उसको दोबारा से जिस वीडियो में ये मैंने पढ़ाया है वो आप देख सकते हैं और उससे आप समझ सकते हैं कि ईएमएफ का क्या मतलब होता है। तो एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है उस डिवाइस को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। बेसिकली ये सर्किट होता है। तो डिवाइस भी बोल सकते हैं, उसके साथ साथ सर्किट भी बोल सकते हैं कि सर्किट एक मैंने बना के तैयार कर लिया जिसका यूज हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कर सकते हैं। तो उस सर्किट को पोटेंशियोमीटर के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें 10th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर वर्ड यूज नहीं होता है, पोटेंशियोमीटर डिवाइस नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि एक दूसरी डिवाइस जिसका नाम वोल्टमीटर है उसको पढ़ा जाता है। और ये कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये बना कि जब हम वोल्टमीटर लगातार
पढ़ते चले आए हैं और उसका यूज जब हम कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो इस पोटेंशियोमीटर की क्या ज़रूरत पड़ी, मुझे इस सर्किट को क्यों बनाना पड़ा। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू जो होती है उससे कुछ कम वैल्यू जो है वो वोल्टमीटर से हमें मिलती है, जबकि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो ये डिफरेंस है। पोटेंशियोमीटर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ मुझे एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर लेते हैं, वोल्टमीटर का यूज वहाँ नहीं करते हैं। लेकिन वोल्टमीटर के कुछ फायदे हैं। वोल्टमीटर के फायदे ये हैं कि वोल्टमीटर का कन्वेनिएंट साइज है, एक ऐसा साइज है वोल्टमीटर का जिसको आसानी से हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, आसानी से उसको ले जा सकते हैं और आसानी से उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही मेजरमेंट के लिए रीडिंग लिखी होती हैं और तुरंत ही हम वहाँ रीड कर लेते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से पहले मुझे रीडिंग लेने पड़ती हैं, फिर फॉर्मूले का यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिफरेंस है वोल्टमीटर में और पोटेंशियोमीटर में। तो वोल्टमीटर के फ़ायदे भी हैं, लेकिन प्यारे बच्चों पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर ज़्यादा बेस्ट है वोल्टमीटर के कंपैरिजन में। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट या एक ऐसी डिवाइस है जिसको लाने ले जाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उसको ले जाया नहीं जा सकता है, इसलिए प्रैक्टिकली हम वोल्टमीटर का ही यूज करते हैं। नॉर्मली हम जहाँ पर भी नॉर्मली अपनी वैल्यू रीड करते हैं तो वहाँ हम वोल्टमीटर का ही यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि एग्जैक्ट ही रीडिंग मुझे चाहिए तो हम पोटेंशियोमीटर का ही यूज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग क्यों नहीं देता है, क्या हो जाता है ऐसा। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई रजिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कि ये रजिस्टेंस जो है वो 2 ओम का है और इसमें फ्लो होने वाला करंट जो है वो मैंने बोल दिया कि 2 एम्पियर है। तो ये कहा जाए कि इस रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इक्वल्स टू IR होता है। तो हम इसकी हेल्प से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट आ जाएगा। ये एक मैथमेटिकली वैल्यू है और मैथमेटिकली का मतलब एक्यूरेट वैल्यू है 4 वोल्ट अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इसी वैल्यू को मुझे रीड करना है वोल्टमीटर का यूज करके। तो मुझे मालूम है कि वोल्टमीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, तो मैंने इस तरीके से इस वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा दिया। जब वोल्टमीटर को हमने पैरेलल में लगाया तो इस वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि वोल्टमीटर जब बनाते हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से ये जो 2 एम्पियर करंट जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा था, अब इस 2 एम्पियर करंट का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो इसमें जाना शुरू कर देगा, फ्लो होने लगेगा। तो सपोज मैंने कर लिया कि 0.5 एम्पियर जो करंट है वो इसमें जाने लगा है और ये करंट जो है वो इसको केवल ऑपरेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो
जब 0.5 एम्पियर करंट आपका इधर जाने लगा तो रजिस्टेंस में कितना करंट अब फ्लो होगा, तो रजिस्टेंस में अब आपका 1.5 एम्पियर फ्लो होगा। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि 1.5 इंटू 2 और इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.0 वोल्ट। तो आपने देखा कि जब वोल्ट मीटर से हमने वैल्यू को रीड किया तो वो वैल्यू 3 वोल्ट आ रही है, जबकि एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 3 वोल्ट नहीं है, 4 वोल्ट है। तो रजिस्टेंस, वोल्ट मीटर के रजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट जो है वो उसमें फ्लो होने की वजह से आपका कुछ करंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज की वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू से कम आती है। तो वोल्ट मीटर से अगर हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा एक्यूरेट से कुछ ना कुछ कम आएगी। तो वोल्ट मीटर हम कुछ और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। कैसे, कि कुछ ऐसा किया जाए कि संभव हो सके तो इसमें फ्लो होने वाला करंट बहुत बहुत कम हो जाए। तो करंट तभी कम होगा जब वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस इंक्रीज करते चले जाएंगे, क्योंकि करंट और रजिस्टेंस ऑपोजिट होते हैं। तो वोल्ट मीटर का जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतना ही इसमें करंट कम फ्लो होगा, और हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगा तो ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू की तरफ की रीडिंग देगा, एक्यूरेट वैल्यू की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस हम बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दें तो मुझे मालूम है इसमें फ्लो होने वाला कोई भी करंट नहीं होगा, तो इस केस में ये वोल्ट मीटर एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो ऐसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है उसको हम आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं, और आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू को देता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा ही एक्यूरेट वैल्यू से कम रीडिंग देगा। जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसकी वजह से ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर भी बोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइडियल वोल्ट मीटर ही पोटेंशियोमीटर का दूसरा नाम भी है। आइडियल वोल्ट मीटर किसको बोला जाएगा? ऐसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, तो उसको हम आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आपका वोल्ट मीटर जो है वो एक्यूरेट वैल्यू से हमेशा कम वैल्यू को रीड करता है, जबकि पोटेंशियोमीटर जो है वो हमेशा एक्यूरेट वैल्यू को रीड करता है। तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में ये डिफरेंस है, लेकिन वोल्ट मीटर का साइज छोटा होने की वजह से उसको आसानी से हम ले जा सकते हैं, इसलिए नॉर्मली हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो अब आपको पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हम लोग पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको बता दिया, एक डिवाइस या बेसिकली एक सर्किट जिसका यूज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में करते हैं, और वो भी एक्यूरेट वैल्यू, क्विकली एंड एक्यूरेट वैल्यू जो मिलती है उसको ही हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये मैंने बुक का डायग्राम ही बनाया है, और हम नॉर्मली ऐसा ही डायग्राम बना देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जब हम लोग करते हैं या जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसमें पोटेंशियोमीटर की इस बहुत सारी लाइंस ऐसी नहीं दिखाई देंगी, बल्कि एक ही लाइन होती है। तो ये आप ध्यान रखना। बात अब हम आपको बताते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो पोटेंशियोमीटर में एक लेंथ जिसकी बहुत ज़्यादा लेंथ होती है, फ्यू मीटर,
बोल सकते हैं। फ्यू मीटर लेंथ, 1 मीटर नहीं, 1 मीटर से ज़्यादा मीटर वाले वायर एक लगा होता है। तो पोटेंशियोमीटर में एलॉय का एक फ्यू मीटर लेंथ का वायर लगा होता है। जैसे कि मीटर ब्रिज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और मीटर ब्रिज में जो वायर होता है वो भी एलॉय का होता है, लेकिन उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। इसकी लेंथ 1 मीटर नहीं, 1 मीटर से बहुत ज़्यादा होती है। और प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में जो पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं उसकी मिनिमम लेंथ 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होती है। क्या रीजन है ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि इस वायर की लेंथ इतनी ज़्यादा क्यों रखी जाती है। तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में एक फ्यू मीटर लेंथ का एलॉय का बना हुआ वायर होता है। तो मैंने इस तरीके से इस वायर को दिखाया है, और बोल भी सकते हैं कि ए भी एक वायर होता है। मैंने कहा कि मिनिमम 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होता है। तो अगर वायर को हम बिल्कुल स्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके साइज जो है पोटेंशियोमीटर का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस टेक्निक का यूज किया कि वायर को हम फोल्ड कर लेते हैं। तो इसकी वजह से ये वायर को फोल्ड कर दिया गया, और फोल्ड करके इस तरीके से ये मैंने कह दिया कि एलॉय का एक वायर ए बी जो मिनिमम 4 मीटर लेंथ का होता है, और वो फोल्ड करके इस तरीके से कनेक्ट बना रहता है। और इसको हम एक लकड़ी का बोर्ड होता है उस पर इस तरीके से फिट कर लिया जाता है। ये 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है, तो आप लेबोरेटरी में पोटेंशियोमीटर को देखेंगे भी, ध्यान रखना है। मैंने यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है, इसलिए 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर लिखा है। मिनिमम 4 मीटर का वायर तो होना कंपलसरी है, इसलिए इस तरीके से मैंने 400 सेंटीमीटर तक लिया है। ये कॉपर की स्ट्रिप लगाई हुई हैं मैंने, ये कॉपर की थिक स्ट्रिप है। कॉपर की स्ट्रिप इसलिए मैंने यहाँ लगाई हुई है, थिक की वजह से एक तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया सर्किट का, दूसरी चीज ये है कि स्ट्रिप लगाने से वायर को आसानी से हम फोल्ड कर सकते हैं। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, इनका कोई रोल मेजरमेंट में नहीं है, केवल वायर को फोल्ड करने के लिए हमने इनका यूज किया। आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे भी हम वायर को फोल्ड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मैं वायर कितना लेंथ का होना चाहिए, मिनिमम 4 मीटर टू 10 मीटर तक होता है। वायर को फोल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एलॉय का एक 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक का वायर, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी लगा होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक बैटरी लगी होती है, बैटरी के साथ साथ एक की होती है, और एक रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये रियोस्टेट क्यों लगाया गया है, इसकी मुझे क्या नेसेसरी है। वैसे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस चेंज करने से सर्किट का करंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो जैसी जहां करंट की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से हम इसको वेरी कर सकते हैं। तो एक ये रियोस्टेट लगा हुआ है, उसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर या सर्किट का करंट डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ये हम लोग मीटर ब्रिज में भी आपको बता चुके हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक ये स्लाइडिंग की लगी हुई है, और इस स्लाइडिंग की को हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और इस जो ये स्लाइडिंग की है इसको हम जॉकी के नाम से भी जानते हैं। स्लाइड कराते हैं, स्लाइड करके क्या मिला पता करते हैं, नल पॉइंट, जैसे मैंने मीटर ब्रिज में बताया था। तो मीटर ब्रिज का अगर वीडियो बच्चों ने नहीं देखा है तो आप लेक्चर 7 आप देख लीजिएगा, और उसमें आपको मीटर ब्रिज की जानकारी मिल जाएगी। तो नल पॉइंट मेथड का यूज किया जाता है। तो नल पॉइंट पता करने के लिए ही हम इस स्लाइडिंग की का यूज करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के साथ इस तरीके का ये आपका पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है। ये आप लोगों को बनाना सीखना पड़ेगा, सीख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के आगे अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में कैसे हम इसका यूज करते हैं ये सिखाया जाता है।
तो मैंने अभी कहा कि एक वायर लगा होता है, ऐसा वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है हर जगह हर पॉइंट पर वायर की थिकनेस एक ही होती है। ये कंडीशन भी है, ध्यान भी रखना है कि पोटेंशियोमीटर वायर जो एलॉय का लिया गया है वो वायर ऐसा होना चाहिए यूनिफॉर्म, मीन्स हर जगह उसकी थिकनेस जो है वो एक ही होनी चाहिए। ये आपको ध्यान, भले ही मेरी थिकनेस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो गई लेकिन आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर होना चाहिए। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस जो है वो हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। और जब करंट फ्लो होगा तो इस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बाय यूजिंग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो मैंने आई आर लगा दिया। R जो है वो रेजिस्टेंस हुआ इस पोटेंशियोमीटर वायर का, और I उसमें फ्लो होने वाला करंट है। और R की जगह पर हम पढ़ चुके हैं कि रॉ L अपॉन A भी लिख सकते हैं, जिसमें रॉ जो है वो रजिस्टिविटी बोला जाता है, और रजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट होती है। जब तक हम वायर का नेचर नहीं चेंज करेंगे रजिस्टिविटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वायर की लेंथ 4 मीटर हो या वायर की लेंथ 10 मीटर हो या वायर की लेंथ 1 मीटर रखी जाए। तो ये रजिस्टिविटी है, ये लेंथ ऑफ द वायर है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो मैंने इस तरीके से इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। मुझे मालूम है कि अगर हम कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कराते हैं तो I कांस्टेंट रहेगा, रजिस्टिविटी कांस्टेंट मैंने अभी बताई दी, और मैंने ये भी कहा कि वायर हमेशा ऐसा लेना है जिसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, मींस यहाँ रॉ I और A कांस्टेंट है। तो मैंने देखो यहाँ लिख भी दिया आई रॉ अपॉन ए कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को मैंने के बोल दिया। तो V इक्वल्स टू क्या मिला? के एल मिला। के एक कॉन्स्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू एल, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रिंसिपल में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ या लेंथ ऑफ द वायर। ये इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। ये जो कांस्टेंट आया है के, जो आई रॉ अपॉन ए के इक्वल है, इसका नाम भी दिया गया, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ रखा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट चैप्टर सेकंड में पढ़ा है, उसका मीन्स क्या होता है वहां पढ़ चुके हैं। हम यहां पर भी बता देंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वायर के 1 मीटर आगे बढ़ने पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मींस कितना पोटेंशियल कम हो जाएगा, कुछ लॉस होगा पोटेंशियल का किसी वजह से। तो उस ड्रॉप को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहां से के इक्वल्स टू फॉर्मूला भी बन जाएगा V अपॉन एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट भी आप बता सकते हैं वोल्ट पर मीटर। प्रैक्टिकल यूनिट जो पोटेंशियो वो ग्रेडियंट की वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। तो आप ध्यान रखना है, पोटेंशियल का मतलब है 1 मीटर लेंथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, उसी को हम, उस वैल्यू को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो वो पोटेंशियोमीटर बेस्ट होता है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ही कम हो। जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत कम होगा वो पोटेंशियोमीटर बेस्ट बोला जाएगा। तो अगर हम यहां से लिखना चाहें तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन एल हो जाएगा। तो मैंने कहा वो पोटेंशियोमीटर बेस्ट होता है जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत कम हो। तो इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट तभी कम होगा जब लेंथ जो है पोटेंशियोमीटर वायर की बहुत ज्यादा हो। तो रीजन भी पता चल गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए पोटेंशियोमीटर
वायर की लेंथ ज़्यादा रखी जाती है। आप इस बात का ध्यान भी रखना। आपको पूछा जा सकता है कि पोटेंशियोमीटर का वायर इतना लंबा क्यों रखा जाता है, तो आप कह सकते हैं ताकि उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो सके, और वही पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका कम होगा वही पोटेंशियोमीटर ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है तो वैल्यू लगातार उसकी कम हो रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा से बता देते हैं क्या लिखना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, दैट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वी इक्वल्स टू के एल। यहां मैंने मैथमेटिकली भी बता दिया कि वी इक्वल्स टू के एल कैसे आया है और के का नाम क्या है, ये भी मैंने बताया और उसकी यूनिट भी बता दी। तो ये कंस्ट्रक्शन के साथ प्रिंसिपल आपका समझ में आ गया होगा। तो ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है और पोटेंशियोमीटर का यही फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू के एल। इसी की हेल्प से हम वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करते हैं। एल जो है वो वायर की लेंथ है और इस लेंथ को हम बैलेंसिंग लेंथ भी बोलते हैं और इसी का पता करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट करके हमने इसका पता कर लिया तो इसको बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। मीन्स वो लेंथ जहां पर आपका नल पॉइंट मिलता है उस वैल्यू को हम स्केल की हेल्प से, मीटर स्केल की हेल्प से रीड कर लेते हैं और रीड करके हम इस फॉर्मूले में लगा देते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो गिवन होता है, तो उस वायर का या उस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता चल जाता है और करंट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुछ भी ड्रॉप नहीं होता है और एक्यूरेट वैल्यू आती है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस की। तो वैसे तो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं और बहुत सारी बुकों में 3 लिखे हुए हैं, लेकिन NCERT या अपने बोर्ड सिलेबस की बात करते हैं तो 2 एप्लीकेशन उसमें आपके मेंशन किए गए हैं और वही 2 एप्लीकेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन मेरा है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। अगर हमारे पास कोई 2 सेल हैं और उनमें मुझे नहीं पता है कि किस सेल का EMF ज़्यादा है या किस सेल का EMF कम है, तो हम पता कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अगर उस पर नहीं लिखा है, इस केस में लिखा है तो पता चल ही जाएगा। मान लीजिए नहीं लिखा और मुझे पूछा गया तो हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ EMFs का हमारे में सिलेबस में शामिल है और उसके साथ दूसरा एप्लीकेशन हमारा है जिसका ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं टू डिटरमाइन, ध्यान रखना है आपको बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ये सिंबल होता है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं किसी सेल का पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो 2 एप्लीकेशन, दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है और इस सर्किट डायग्राम का ही यूज हम कंपैरिजन में करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक पोटेंशियोमीटर बना दिया, ये पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर है और जिन 2 सेल का कंपैरिजन करना EMF का, वो दोनों सेल हमने ये देखो कनेक्ट कर दिए हैं। एक सेल का EMF मैंने E1 बोल दिया, दूसरे सेल का EMF जो है वो E2 बोल दिया और उसके साथ में यहाँ की लगा दी, ये अलग अलग की हमने यहाँ बोल दी हैं। चाहो तो इनको नाम भी दे दीजिएगा, K1 और K2 भी बोल सकते हैं और यहाँ ये K अलग है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया और स्लाइडिंग की या जॉकी को लगा दिया है। कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे रीडिंग लेते हैं वो देखते हैं, हम आपको बताते हैं। मैंने इसको सबसे पहले ऑन कर दिया, इंसर्ट कर दी इस प्लग की को, बैटरी पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट हो गई और पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। मीन्स हमारा पोटेंशियोमीटर ऑपरेट होना शुरू हो गया। जैसे ही पोटेंशियोमीटर ऑपरेट हुआ तो मैंने K1 को क्लोज कर दिया और K2 को ओपन रखा। K1 जैसे ही क्लोज किया तो सेल
जिसका ईएमएफ E1 है वो पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट हो गया और ये ओपन होने की वजह से E2 जो सेल है वो पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ये कनेक्ट हुआ उसके बाद में नल पॉइंट का पता करने के लिए मैंने स्लाइडिंग की को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया और नल पॉइंट पता किया तो पता चलता है कि वो नल पॉइंट मुझे J1 पॉइंट पर मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर J1 लिख दिया है। और A से J1 के बीच का जो लेंथ है उसको मीटर स्केल से मैंने मेजर कर लिया और उसको बोल दिया कि वो L1 है। तो अभी प्रिंसिपल में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू KL। तो इस केस में ये जो सेल का EMF होगा वही पोटेंशियोमीटर का काम करेगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा। इस वजह से मैंने V की जगह पर E लिख दिया, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है E माइनस आई आर होता है। और जब नल पॉइंट ले रहे हैं तो I 0 हो गया। जब I 0 हुआ इसका मतलब है V किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल के EMF के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने L1 रीडिंग ले ली और फॉर्मूले का यूज किया तो क्या मिलेगा, E1 इक्वल्स टू KL1। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का। इसके बाद में मैंने K1 जो की था उसको ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। जैसे K2 को क्लोज करेंगे तो E2 जो है वो पोटेंशियोमीटर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और E1 जो सेल है वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने इस स्लाइडिंग की को मूव कराया और फिर नल पॉइंट पता किया तो वो नल पॉइंट पता चलता है कि J1, इससे मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है, यहाँ J2 लिखेंगे। J2 पॉइंट पर मिलता है और मीटर स्केल से मैंने A से J2 की लेंथ मेजर कर ली और उसको सपोज कर दिया कि वो L2 है। इस केस में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E2 इक्वल्स टू KL2। K नहीं बदलेगा क्योंकि पोटेंशियोमीटर का वायर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम रीडिंग अलग अलग ले रहे हैं लेकिन वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं। मीन्स K जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 मिल गया, या E1 अपॉन E2 कर सकते हैं तो L1 अपॉन L2 आ जाएगा। और ये मैंने वैल्यू मेजर कर ली है और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो दोनों सेल के EMF का कंपैरिजन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन सा सेल जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है EMF की और कौन से सेल की EMF की वैल्यू कम है। तो इस तरीके से मैंने इसमें देखा कि इसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एग्ज़ाम में, मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हमको दिए जाते भी हैं। तो एक्सपेरिमेंट करना मैंने आपको बताया, उसके साथ किस तरीके से ये डेरिवेशन है वो भी बताया और ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे। E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। अगर मुझे E1 मालूम हो तो हम E2 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तीसरा एप्लीकेशन जो है वो यही है कि किसी सेल का EMF भी हम पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेल का EMF पता नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे दो ही एप्लीकेशन सिलेबस में शामिल हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप डायग्राम को बना लीजिएगा और इस तरीके से अपना पूरा लिख लीजिएगा। अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मैंने यहाँ लिखा नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑफ ए सेल आपको लिख लेना है। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है तो इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है वो करंट का अपोज करता है, तो उस अपोजिशन को ही सेल क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां हम लोग
इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर ले लिया है, उसके साथ साथ उस सेल को कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और मुझे यहाँ पर लगाना पड़ा है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स भी एक डिवाइस होती है जिससे जितने ओम का रेजिस्टेंस चाहो सर्किट में इंसर्ट कर सकते हो। उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ स्लाइडिंग की है, और ये मैंने एक की लगा दी, और एक की ये है तो ये K1 बोल दिया, या चाहो इसको हम K ही रखेंगे और इसको हम K1 बोल देते हैं, क्योंकि हर जगह हमने K ही रखा है, इसलिए ध्यान रखना है। वही प्रोसेस यहाँ पर भी हम करते हैं। मैंने इसको कनेक्ट किया और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा ही बना रहने दिया। मींस सेल जो है वो पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट हो गया, और नल पॉइंट के लिए मैंने स्लाइडिंग की इस वायर पर मूव कराना शुरू कर दिया, और मुझे पता चलता है कि नल पॉइंट मुझे पॉइंट J पर मिलता है। मीटर स्केल से A से J की मैंने लेंथ को मेजर कर लिया और उसको मैंने L1 बोल दिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = KL1। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर की बात करते हैं। अब मैंने एक सूटेबल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया और फिर इसको मैंने स्लाइड किया। रेजिस्टेंस लगने की वजह से नल पॉइंट बदल जाएगा। फिर मैंने नल पॉइंट यहाँ पर मेजर किया और नल पॉइंट मेजर करके पता किया, मैंने दोबारा नहीं दिखाया है, तो पता किया कि वो नल पॉइंट L2 लेंथ पर मिलता है। उस केस में जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम यहाँ वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए मैंने V = क्या लिख दिया, KL2 लिख दिया है। दो इक्वेशंस मिल गए, एक्सपेरिमेंट करके मैंने डिवाइड कर दिया, तो E/V = L1/L2 मिल जाएगा। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसी चैप्टर में एक रिलेशन हम लोग पढ़ चुके थे, तो वहाँ पर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट हम उसका यूज कर रहे हैं। वैसे तो हम सॉल्व करके भी कर सकते थे, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। कैपिटल R ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, E/B -1। E/B की मैंने वैल्यू लगा दी, तो L1/L2 माइनस का 1 हो गया। सॉल्व कर दिया तो L1 - L2/L2 हो जाएगा, और ये मुझे मालूम है, ये मैंने मेजर कर ली। तो इस तरीके से इस गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न रखना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत सारे दे रखे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इन पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल या मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज के जो भी न्यूमेरिकल हैं उनके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और उन वीडियो में न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने देखा कि पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन जो हैं वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, कल मीटर ब्रिज में मैंने बताया था सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर का क्या मीन्स है, तो मीटर ब्रिज के तरीके से यहाँ पर भी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का वही मीन्स रहेगा कि वेरी स्मॉल करंट फ्लो होने पर लार्ज डिफ्लेक्शन अगर मिलता है तो हम कहते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव है। तो पोटेंशियोमीटर को मोर सेंसिटिव कैसे बनाया जा सकता है, तो हम आपको बता दें, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करके। जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतना ही पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव होगा। और पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इंक्रीज करके। तो अगर हम वायर की लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो वो पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव होगा। दूसरी चीज़, अगर हम वायर की लेंथ ना बदलें तो क्या कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं जिसकी हेल्प से पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो सके। तो यहाँ देखो, ये एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, I/ρ/A, और यही पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है। तो इन्हें तो हम नहीं बदल सकते, जो है वो फिक्स रहेंगे। I जो करंट इस पोटेंशियोमीटर में फ्लो हो रहा है
उसको हम चेंज कर सकते हैं इस रियोस्टेट की वजह से। तो ये रियोस्टेट इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम करंट को कम कर दें और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियोमीटर है वो मोर सेंसिटिव हो जाएगा। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करके, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इंक्रीज करके या करंट डिक्रीज करके। तो ये पॉइंट्स आप लिख भी लेना हेडिंग डाल के, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, और उसमें लिख देना द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज एज, और नंबर फर्स्ट डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंक्रीज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर और डिक्रीज करंट फ्लोइंग इन द पोटेंशियोमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को पोटेंशियोमीटर के बारे में मैंने समझाया और ये चैप्टर भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के फॉर्मूले लेकर के आएंगे, उसके साथ साथ एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। और प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहो, प्रमोट जो बच्चे हो गए हैं उनकी बराबरी मत करिएगा और लगातार आप पढ़ते रहो, जिससे आप लोग फिजिक्स के सारे चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सको और अगर बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उसमें अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होगी जिसमें फिजिक्स आएगी तो उसमें अच्छी रैंक के साथ में उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट कर सको। आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।